नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सुबह के 10 बजने वाले और ये वक्त है अपना बिहार का। बुलेटिन में बात उस खबर की करेंगे जिसमें 5 दिन में अब तक इतने बड़े बड़े खुलासे हुए जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हैदराबाद, दरभंगा, कटिहार के बाद पाकिस्तान कनेक्शन की बात अब सामने आ रही है। तो दरभंगा ब्लास्ट मामले में इस वक्त बड़ी खबर आती हुई एटीएस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें मोहम्मद सुफियान अरशद का नाम आने से अलर्ट मोड पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां जो है सुफियान के नाम जैसे शख्स जो कि पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग प्राप्त है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुफियान नाम का शख्स पाक से आतंकी ट्रेनिंग प्राप्त है। 2016 में सामी नाम के शख्स की गिरफ्तारी के बाद इसका खुलासा हुआ था। 2016 से ही सुफियान की एटीएस को तलाश है। मोहम्मद सुफियान का झारखंड के चतरा में भी ठिकाना रह चुका है और अब इस लीड के साथ इस वक्त एटीएस की टीम जो है और ज्यादा गहनता से पड़ताल करती हुई एटीएस सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त जिसमें मोहम्मद सुफियान ने 2016 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी आतंकी और उसके बाद से 2016 से ही एटीएस को उसकी तलाश थी। तो क्या ये वही सुफियान है जिसकी तलाश 2016 से एटीएस टीम कर रही है? इन तमाम बिंदुओं पर जांच इस वक्त आगे बढ़ती हुई। और ऐसे में इन तमाम सवालों को जवाब किस तरीके से खंगाला जा रहा है, किस तरीके से इन सवालों के जवाब मिलेंगे? हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए दरभंगा से। विपिन, हर रोज एक नया खुलासा और खुलासे के साथ परेशानी बढ़ती हुई, अगर ये वही सुफियान है जिसे एटीएस 2016 से तलाश रही है तो ये शख्स जल्द से जल्द गिरफ्त में आना एक बड़ी बात होगी। कि ये जो सामने आया है एटीएस सूत्रों के मुताबिक कि ये मोहम्मद सुफियान अरशद जो है झारखंड के चतरा का रहने वाला बताया जा रहा है। जो एक शख्स है सुफियान, वो एक झारखंड के चतरा का भी रहने वाला है और इसने पाकिस्तान से जो है ट्रेनिंग प्राप्त कर जो है काठमांडू होते हुए, जमशेदपुर होते हुए आया था झारखंड। और उसका एक साथी जो हरियाणा में जो एजेंसी है, नेशनल एजेंसी ने पकड़ा था उसको, मोहम्मद सामी, जिसके बाद से ये सामने आने लगा कि मोहम्मद सामी को भी नहीं पता था कि पाकिस्तान से आने के बाद मोहम्मद सुफियान है कहाँ। तो सामी ने भी नहीं पता बताया था, जिसके कारण आज तक सुफियान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या ये सुफियान नाम उस जो सुफियान का पार्सल यहाँ आया है उससे जोड़ा जा रहा है? तो एटीएस बिल्कुल सवाल इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है विपिन, क्योंकि अगर 2016 से एटीएस की टीम इसे तलाश रही थी, खोज रही थी, तो इन 5 सालों में ये शख्स कहां गया, इसके कांटेक्ट में कौन कौन से लोग हैं और किस तरीके से इन लोगों ने अपना ये पूरा नेक्सस जो है, ये अपना पूरा संगठन जो है वो इस वक्त तक बनाया हुआ है, ये तमाम चीजों की जानकारी जल्द प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी विभा, यही कारण रहा कि जब ये धमाका हुआ और मोहम्मद सुफियान का नाम आया, उसके बाद ही जो है एटीएस पूरी तरह से चौकस हो गया। एटीएस की पूरी टीम अलर्ट हो गई, या तमिलनाडु हो या झारखंड हो या कटिहार कनेक्शन हो या दरभंगा का हो, जहां भी हो पुलिस एटीएस जो है अलर्ट मोड पर आई। यही कारण था कि मोहम्मद सुफियान का नाम पहले भी एटीएस के रडार पर था और एटीएस उसे तलाश रहा था। और 2016 से अभी तक जो मोहम्मद सुफियान गायब रहा, इसके बीच वो कहाँ था, क्या कोई मॉड्यूल तैयार कर रहा था, जिस मॉड्यूल की अभी चर्चा हो रही है सिकंदराबाद टू दरभंगा, क्या ये वही मॉड्यूल था? तो सारे पहलुओं पर एटीएस अब जो है गंभीरतापूर्वक छानबीन कर रही है और अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं, अभी तक मोहम्मद सुफियान का डिटेल निकल कर सामने नहीं आया है। जी, अगर ये वो सुफियान है भी, अगर इस दिशा में भी एटीएस की जांच चल रही है, तो क्या उस सुफियान के संबंध में कोई जानकारी एटीएस के पास पहले से मौजूद है? क्या उस शख्स की तस्वीर एटीएस के पास मौजूद है? क्या उस तस्वीर से इस शख्स को मिलान किया जाएगा? क्योंकि अभी तक सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ या जीआरपी के हाथ अभी नहीं लग पाया है।
क्योंकि मोहम्मद सुफियान जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया था, उसका साथी जो सामी था वो गिरफ्तार किया गया था। तो ये जरूर संभव है कि उसका कुछ ना कुछ स्केच होगा या तस्वीर एटीएस के पास जरूर होगा, जिस तस्वीर को लेके एटीएस जरूर आगे बढ़ रही होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त खुफिया विभाग से संबंधित एक जानकार जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, RSN सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या ये माने कि अगर ये शख्स सुफियान जिसकी तलाश इस वक्त की जा रही है, ये वही शख्स हो सकता है जिसे 2016 से एटीएस ढूंढ रही है? SN सिंह सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो शक, इसमें तो आपके शक की बहुत बहुत ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि ये जो नाम आया है ये जाहिर सी बात है कि ये इंटरोगेशन के बाद ही आया होगा, और इंटरोगेशन में जो बात आती है तो वो कोई यूं ही तो कोई कहता नहीं है ऐसी बात। तो ये बहुत ज्यादा इसकी संभावना है कि वो वही शख्स है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आप देखें ये पूरे दरभंगा वाले जो मॉड्यूल की बात है, इसके तार देखिए कहाँ कहाँ से। हैदराबाद बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन है वहां पे, सूरत, उसके बाद पाकिस्तान के बाद झारखंड, और फिर ये अगर आप 2013 के में जब अपने माननीय प्रधानमंत्री के वो जब उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके भाषण के दौरान आपको मालूम है जो बम धमाके हुए थे, तो उसमें भी यही सारे कनेक्शन थे। झारखंड का कनेक्शन था, नॉर्थ बिहार का कनेक्शन था। मैं लोगों से हमेशा यही गुजारिश करता हूं कि देखिए ये जिहाद का जो मामला है इसे केवल बिहार या झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, इसको पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम स्थान है उस नजरिए से देखें। अब मान लीजिए कि यहाँ पे झारखंड का नाम आ रहा है, गुजरात का, हैदराबाद, अगर सारी सरकारें मिलके एक साथ काम नहीं करेंगी तो आपको इस पे कभी भी अच्छा नतीजा नहीं हासिल होगा। सर, आपको लग रहा है क्या कि अगर ये वही शख्स है तो ये ज्यादा बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इन 5 सालों में 2016 से एटीएस इसे तलाश रही है, इन 5 सालों में इस शख्स ने तमाम दूसरे राज्यों में अपना ठिकाना बनाया होगा, इनका नेक्सस बढ़ा होगा और पनपा होगा, ये एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए है क्या कि जो एटीएस एक स्टेट की जो एटीएस होती है वो अगर उसका नजरिया केवल अपने स्टेट तक ही सीमित हो तो फिर आपको कभी जो पूरी तस्वीर है वो नहीं मिलेगी और उसका कोई बहुत लाभदायक उसका परिणाम भी नहीं होगा। तो इसलिए ये इसमें मैं हमेशा ये बिलीव करता, ये मेरा अपना विश्वास है, और जो लोग आपके जो सुरक्षा अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है मैडम, ये इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। देश में एक आंतरिक युद्ध चल रही है जिसको मैं हमेशा थर्ड फ्रंट कहता हूँ। उस थर्ड फ्रंट की लड़ाई में सभी स्टेट को और सभी लोगों को, हमको, आपको, सभी लोगों को लड़ना है, हम उसका हिस्सा है। और मैडम मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आपके पास चाहे जितनी तोपें हो, स्पेस पावर हो, न्यूक्लियर हो, अगर आपका थर्ड फ्रंट अगर कमजोर होता गया इस तरीके से और आप इसको लॉ एंड ऑर्डर का, ये पुलिस के डंडे का अगर मामला बना दें आप, तो इंटरनल फ्रंट अगर आपका कोलैप्स कर गया तो आपका एक्सटर्नल फ्रंट ऑलरेडी कोलैप्स कर जाता है। और बिल्कुल इस वक्त आपको नेशन फर्स्ट इस दिशा में काम करने की जरूरत है। इस थर्ड फ्रंट जिसका जिक्र सर आप कर रहे हैं, उस दिशा में सोचकर, उस दिशा के तहत काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खुफिया विभाग के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और इनका सीधे तौर पर कहना है कि इस वक्त एक ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत है। ये किसी एक राज्य का विषय नहीं है और ये कोई क्राइम से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, एक आतंकी मसला है और इस आतंकी मसले को
सॉल्व करने के लिए, इसके ग्राउंड तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि सभी राज्यों को एक कमांड ऑपरेशन चलाकर सम्मिलित तौर पर इस शख्स की गिरफ्तारी होनी बहुत जल्द बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सहयोगी विपिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दरभंगा से। विपिन, जिस चर्चा को हम इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जारी कर रहे थे, उसमें सीधे तौर पर यह बात निकलकर सामने आती है कि इसे बहुत गंभीरता से, संजीदगी से लेने की जरूरत है। ये अगर एक ड्राई रन था तो इस ड्राई रन के फेल होने की वजह से वो संगठन जो है, ये ग्रुप जो है, वो कुछ दिनों के लिए भले रुक सकता है, लेकिन ये ड्राई रन हो सकता है कि कहीं और दूसरे राज्यों में चलाया जा रहा हो, या फिर वहां पर ये ड्राई रन सक्सेसफुल हो रहे हो, कोई घटना कभी भी अंजाम दी जा सकती है। बहुत जल्द जरूरी है कि इनकी गिरफ्तारी हो और इन तक एटीएस की टीम जो है तमाम राज्यों के साथ मिलकर पहुंच पाए। जी विभा, आपको बता दूं कि दरभंगा मॉड्यूल जो था उस 2001 में पनपा था और 2013 तक जाते जाते पूरी जांच एजेंसी यहाँ से मॉड्यूल को खत्म कर दी थी। जो कारण यही था कि सारे जो एजेंसी हैं साथ मिलकर काम किए थे और उसी का नतीजा रहा कि 2013 तक जाते जाते यासीन भटकल भी गिरफ्तार हुआ और उसके बाद इस मॉड्यूल को खत्म कर दिया गया। तो अब रही बात ट्रायल रन की, तो ये निश्चित तौर पर जीआरपी के कल अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि इसे इनकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण रहा है कि पार्सल विभाग दरभंगा को एक निर्देश दिया गया है कि 6 महीने का। बड़ी खबर आ रही है विपिन, आपको मैं रोकना चाहूंगी एक वक्त। बड़ी खबर, दरभंगा जीआरपी को अब तक सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर शख्स की पहचान हो पाएगी वो नहीं मिल पाया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस से ये टीम जो है वो खाली हाथ वापस लौट आई है। पासवर्ड मिसिंग होने की वजह से वीडियो जो है वो रिट्रीव नहीं हो पा रहा है, यानी इसके पीछे शख्स कौन होगा इस तक पहुंच नहीं पा रही है टीम। जीआरपी की टीम एक बार फिर से आज पहुंचेगी, वीडियो हासिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक्सपर्ट टीम की मदद अब बात सामने आ रही है कि एक पार्सल ऑफिस में काम करने वाले लोगों से कल भी पूछताछ की गई थी, आज एक बार फिर से ये पूछताछ हो सकती है। दरभंगा जीआरपी को हालांकि अब तक सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं हो पाया है। ये एक बहुत बड़ी लीड के तौर पर सामने आ सकता है जिसकी कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। पासवर्ड मिसिंग होने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जो वीडियो है वो रिट्रीव करने के लिए पासवर्ड की जरूरत है, पासवर्ड मिसिंग है और अब एक्सपर्ट्स टीम की मदद ली जाएगी, एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं सिकंदराबाद से। संजय, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्यों हम उस वीडियो को रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों जो पासवर्ड मिसिंग की बात सामने आ रही है, आखिर इतना विलंब क्यों, इतनी देरी क्यों? विवाद दरअसल जो पार्सल ऑफिस है उसमें एक ही सीसीटीवी कैमरा है और उसका जो वीडियो है वो जिस हार्ड डिस्क पर रिकॉर्ड होता है उस हार्ड डिस्क को उससे वीडियो रिट्रीव करने के लिए एक खास पासवर्ड की जरूरत होती है। वो पासवर्ड मिसिंग है, ऐसा हमको सोर्सेज से पता चला है। और कल जो है क्योंकि रविवार का दिन था, लेकिन जो दरभंगा जीआरपी की टीम है वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस गई थी, जहां वो पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कल संडे होने की वजह से वहां पर जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद नहीं थे। आज वो फिर से टीम को फिर से वहां पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाना है और उनकी कोशिश होगी। संजय, इतना गंभीर विषय जो कि आतंकी घटना से जुड़ जाता है, वहां पर हर स्टेट की जिम्मेदारी फ्रंट लाइन पर काम करने की होनी चाहिए। 17 तारीख की घटना होती है, 17 तारीख से लेकर 21 तारीख का दिन आ जाता है और अब तक सिर्फ उसे हासिल करने की बात की जा रही है, या यहाँ पर लैप्सेस भी है? बेवा, जाहिर तौर पर जो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में तालमेल की इसमें कमी नजर आई है जो अभी तक, क्योंकि जो जीआरपी एसपी हैं वी अनुराधा, उनसे हमारी जब परसों बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि औपचारिक तौर पर किसी वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की है। अब ये बड़ा गंभीर मामला है कि जब एक इंस्पेक्टर लेवल पर जो जीआरपी दरभंगा के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने सिकंदराबाद के जीआरपी इंस्पेक्टर से बातचीत की थी, लेकिन जो ऑफिशियल लेवल पर जो बातचीत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसीलिए जो काम में जो है वो जो जितनी तेजी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। अब ये दरभंगा से जीआरपी की टीम यहाँ पर आई हुई है और कल उन्होंने जीआरपी के पुलिस स्टेशन में मुलाकात की इंस्पेक्टर से। उसके बाद आज जो है वो जीआरपी एसपी से भी मुलाकात करेंगे, इसके बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करने वाले हैं, शायद ऐसी हमको जितना वक्त इसमें खिंचेगा उतना ज्यादा सूफियान तक पहुंचना मुश्किल होगा, और सूफियान तक पहुंचना इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकी संगठन से ट्रेनिंग प्राप्त ये शख्स बताया जा रहा है। 2016 से इसकी तलाश हो रही है और आखिर इसे लेकर राज्य सरकारों का रवैया इतना ढीला क्यों है, ये भी समझ से परे नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत जानकारी के लिए, और साथ ही साथ विपिन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए।
और बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आ रही है, जहां पर जुड़कन ब्लास्ट का आरोपी अब तक गिरफ्त में नहीं आ सका है। मुख्य आरोपी सागिर पर केस दर्ज कर दिया गया है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। हिरासत में लिए गए सागिर के परिजनों को पुलिस ने हालांकि छोड़ दिया है। कल पूछताछ के लिए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया था। परिजनों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है। कल ब्लास्ट में एक युवक और एक बच्चा जख्मी हो गए थे, जिसके बाद लगातार इस शख्स की तलाश की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है वो अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। और सहयोगी मृत्युंजय कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सिवान से जुड़ गए। मृत्युंजय, जिस शख्स की तलाश में पुलिस कल से खाक छान रही है, आखिर वो गायब कैसे हो जाता है? क्या उसे लेकर अब तक कोई क्लू मिल पाई है? जी देखिए, जिस तरह से कल बम ब्लास्ट हुआ था, तो जब सारे पुलिस हरकत में आए हुए थे सिवान के, उसके बाद एसपी द्वारा एक टीम का गठन कर दिया गया था। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी की जा रही है। शागिर नामक युवक था जिन्होंने थैला में बम रखने को दिया था, उसके बाद ब्लास्ट हुई थी, जिसमें 2 लोग इंजर्ड हुए थे, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। लेकिन लगातार छापेमारी की जा रही है सिवान पुलिस द्वारा, लेकिन अभी तक सिवान पुलिस का हाथ खाली है। हालांकि पुलिस ने दबाव बनाने के लिए जो शागिर के परिजन है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था और कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें फिर छोड़ दिया गया। और जब ये लोग इस तरीके से बम को कैरी कर रहे थे, इसे लेकर जाया जा रहा था, या फिर यूं कहें कि घर में बम रखे गए थे, तो फिर इसका किस लिए काम में लाया जाना था? इसे किस पर्पस से इसे ये लोग रख रहे थे? ये क्या तमाम चीजें सामने आ पाई हैं? जी देखिए, इस मुद्दे पे हमारे सिवान एसपी अभिनव कुमार से बात ने कहना था कि पहले उसकी अरेस्टिंग की जाए, उसके बाद पता चला कि आखिर ये बम क्या कर रहा था। लेकिन जो सूत्र है ये बता रहे हैं कि शादी विवाह में पटाखा बनाने का काज करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब पटाखा ये बनाता था तो पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं की थी और लाइसेंस कौन निर्गत किया था? इस तरह के तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं कि बम को कैरी किया जा रहा था, चाहे वो बम किसके यूज में, पटाखे बनाने के यूज हो या अन्य। तो दोनों सिवान जो पुलिस है दोनों पहलू से जांच कर रहे हैं कि पटाखा बना रहा था तो लाइसेंस किसने निर्गत किया था। अगर लाइसेंस उसको निर्गत किया गया या किया नहीं किया है, तो दोनों तरफ से पुलिस जांच करेगी कि उसके आपराधिक इतिहास भी खंगालेगी, क्या इसका आपराधिक इतिहास है क्या। अगर आपराधिक इतिहास होगा तो जाहिर सी बात है बम को कैरी करने के लिए कहीं और यूज किया जा सकता था। इसको लेकर दोनों इस वक्त तमाम पहलुओं पर पुलिस की तरफ से जांच की जाती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मानसून की वजह से सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों की कौन कहे शहरी इलाके भी जो हैं वो मग्न हैं। जल जमाव से यहाँ के लोग परेशान हैं और सीतामढ़ी नगर परिषद के कई ऐसे इलाके हैं जो साल के 6 से 8 महीने ऐसे ही जल जमाव की समस्या से परेशान रहते हैं। वार्ड संख्या 14 की तस्वीर देख लीजिए, नारकीय हालत है। स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन के साथ साथ अपने जनप्रतिनिधियों से भी लगातार इस समस्या से उन्हें निजात दिलाने की गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। देखिए क्या हालात हैं। ये बारिश के बाद नारकीय जीवन, जिसमें साल के 6 से 8 महीने लोगों को यूं ही जीना पड़ता है, इन्हीं हालातों में रहना पड़ता है। मानसून ने दस्तक दे दिया है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों की कौन कहे शहरी ऐसे इलाके हैं जहां के लोग पिछले लंबे अरसे से नारकीय जीवन जीने को विवश है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यह सीतामढ़ी शहर का जो नगर परिषद का इलाका है उसका दृश्य है। वार्ड नंबर 14 के रूप में इसकी अपनी पहचान है, गोविंद नगर नाम है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ की एक बड़ी आबादी पिछले लंबे अरसे से नारकीय जीवन जीने को विवश है, क्योंकि यह इलाका तकरीबन 8 महीने तक जल जमाव की समस्या से जूझता है और लगातार यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि से लेकर सीतामढ़ी के प्रशासनिक अधिकारी और राज्य सरकार को लगातार गुहार लगा रहे हैं इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। स्थिति काफी भयावह है। अभी बरसात की शुरुआत हुई है और जब बरसात अपने चरम पर होगा तो यह इलाका काफी इसकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग जल कैदी के रूप में अपनी जिंदगी गुजारने को विवश हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या परेशानी होती है? इससे बहुत परेशानी होती है। रात बिरात आने जाने में, दिन में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा। काम धंधा सबका चौपट है, सबका बीमारी का घर ही पानी। कभी गुहार नहीं लगाया है, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं है। यहाँ वो भी काम नहीं करता है।
बताइए कि कितना कब से कब तक परेशानी? ये अभी से जो है शुरू हुआ है, कार्तिक तक ले रहता है। अच्छा, जी, कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर प्रसाद। आप बताइए क्या परेशानी होता है? यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है ना, वो कुछ नहीं देखभाल करता है इधर का। कितना दिन से यहाँ पे वो तो पानी इतना सारा है, ऊपर से जो लाइट है जो लगता है वो नगर परिषद की ओर से लगाया जाता है, वो भी खराब है। कोई देखभाल करने के लिए यहाँ पे कोई आदमी ही नहीं है। बस यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, वो तो वायरस के चलते बंद ही चल रहा है, और हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे बगल में वार्ड नंबर 14 जितना बड़ा एरिया है, और उस सबसे ज्यादा वार्ड नंबर 14 में ही पानी का समस्या है, मगर यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। वार्ड कमिश्नर सिर्फ अपना में लगा हुआ है। मेरा नाम राजा कुमार हुआ। तो आपने देखा ये वार्ड नंबर 14 के लोग हैं जिनका कहना है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनको वोट देकर वे जिताने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय होकर रह गई है। जल जमाव के कारण लोग पूरी तरीके से परेशान है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। दानापुर में नगर परिषद और छावनी परिषद होने के बावजूद बारिश के बाद यहाँ के हालात नारकीय हो जाते हैं। गोला रोड के इमलीतल, सदर बाजार, मार्शल बाजार, द्रावी लेन, सभी जगह मोहल्लों में आपको जल जमाव, जल भराव नजर आएगा। और इन जगहों में रहने वाले लोगों के जीवन अगर आप देख लेंगे तो आपको ये नारकीय जैसी नजर आएगी। लोगों की माने तो जनप्रतिनिधि हर साल इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन लोगों को हर बार बारिश में इन हालातों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं हालातों में जीना अब बेबसी है। कोई वार्ड में साफ, कोई वार्ड कमिश्नर साफ नहीं करता है, हमेशा गंदगी रहता है। कैंटोनमेंट का उधर म्यूनिसिपैलिटी का, और दोनों तरफ हमेशा गंदगी रहता है। वार्ड कमिश्नर पैसा खा जाता है, कोई काम नहीं करता। बाढ़ में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव है और मुख्य मार्ग में पानी जो है वो भरा हुआ नजर आएगा आपको। नगर परिषद के मार्ग में भी पानी ही पानी है और कुछ ऐसे ही हाल भुवनेश्वरी चौक से लेकर स्टेशन जाने वाले रास्ते पर भी है। वाजिदपुर, काजीचक और ढिलवा गोसाई रोड में रह रहे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नगर परिषद की व्यवस्था से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। गोपालगंज में बैकुंठपुर प्रखंड के फैजुल्लापुर गांव के पास बने 70 घाट अप्रोच पथ को बाढ़ की आशंका को लेकर काटा गया था। उसके काटने से चंपारण और सारण के बीच में आवागमन ठप हो गया है। 70 घाट से होकर जाने वाली सड़क पर अगले कुछ महीने परिचालन जो है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। करीब 350 करोड़ की लागत से बने 70 घाट का अप्रोच पथ पिछले साल भी गंडक के दबाव की वजह से टूट चुका था, जिससे इस इलाके में भीषण तबाही हुई थी। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। हम आप पहुंचे हैं बैकुंठपुर प्रखंड के 70 घाट के पास। 70 घाट जो महासेतु है, इसका 1 साल पहले निर्माण किया गया था और 1 साल के बाद ही आप देखेंगे कि यहाँ का जो अप्रोच पथ है उसको काट दिया गया है। बाढ़ की संभावित जो एक सूचना मिली थी कि जो गंडक का जो जलस्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है यहाँ का बांध न टूट जाए इसकी वजह से, लेकिन इसके अप्रोच पथ के टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर लोग नाव से किस कदर नदी के दूसरी तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं। इस अप्रोच पथ के टूटने के बाद लोग देखें यहाँ पर कई बाइक जो है वो नाव पर है और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैसे उनको उतारना पड़ेगा, जो लोकल लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो यहाँ पर अप्रोच पथ जो है वो कैसे यहाँ पर काटा गया है और इसके काटे जाने से इस 70 घाट महासेतु पर परिचालन जो ठप हो गया है। और बताया जाता है कि करीब 4 महीने तक परिचालन ठप रहेगा जब तक कि बाढ़ की संभावना रहेगी। और इसके बाद इस 70 घाट महासेतु पर 3 ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा ताकि यहाँ से जो गंडक का जो पानी है वो बाहर निकल जा सके। कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी परेशानी का जो है उन्हें सामना करना पड़ेगा। कुछ लोकल लोग हैं, आइए आप बताइए, क्या नाम है आपका? आप बताइए। देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर वो डरे सहमे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों जो परेशानी है वो बढ़ी हुई है और लोगों को अब नाव से सफ़र करना है मजबूरी है। और नाव पर भी लोग बाइक से और अपने जो जरूरी सामान है उनको लेकर के वो सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से जो गोपालगंज का जो ये 70 घाट महासेतु है, इसके अप्रोच पथ को काटने के बाद जो स्थानीय जो आसपास के लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक